शहर के सबसे अमीर आदमी ने मुझे एक चॉइस दी, $8 मिलियन या उसकी बेटी। क्या ये सच में कोई चॉइस थी? एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करना 8 मिलियन की इंसल्ट होती। सिर्फ कोई बेवकूफी उसकी बेटी को चूज करता और मैं वही बेवकूफ था। मैंने उसे चूज किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही चॉइस मुझे अगले 10 साल तक धूल से भी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट जिंदगी जीने की सजा देगी। मैं बेचैनी से इजाबेला मिलर के शैडो के पीछे भागता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी ठंडी बेपरवाही और तुच्छ नजरें ही मिली। आखिर में जब मैं उसके साथ शॉपिंग ट्रिप पर गया हुआ था, मैंने उसके लिए चाकू का वार अपने ऊपर ले लिया और एक अंधेरी गली में मर गया। मरने से पहले जो मैंने आखिरी चीज देखी वो उसका बिल्कुल बेअसर चेहरा था, जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक अजनबी था। इस बार मैंने उस वफादार लैपडॉग बनने से इनकार कर दिया जो सब कुछ खत्म होने तक झुकता रहता है। इसलिए एक शांत एक्सप्रेशन के साथ मैंने हाथ बढ़ाया और चेक ले लिया। मैंने अपनी फर्स्ट लव के फादर की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक ब्राइट, लगभग सच में ग्रेटफुल स्माइल फैल गई। थैंक यू सर। शानदार डेकोरेशन वाले प्राइवेट रूम में उनके फादर ने जो डांट फटकार तैयार कर रखी थी वो उनके गले में ही अटक गई। उनके चेहरे की सख्त अथॉरिटी गायब हो गई और उसकी जगह पूरी हैरानी ने ले ली। मेरी फर्स्ट लव के चाइल्डहुड फ्रेंड के चेहरे पर जो मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी वो भी जम गई। पहली बार उस आइस क्वीन के चेहरे पर दरार पड़ी जो हमेशा इतनी अलूफ और इमोशनली डिस्टेंट रहती थी। मैंने चेक को ध्यान से फोल्ड किया, अपनी पुरानी जीन्स की पॉकेट में रखा और फिर उसके फादर को गहरा बो दिया। फिक्र मत कीजिए सर, आज के बाद मैं कभी भी मिस मिलर को परेशान नहीं करूंगा। ये कहने के बाद मैंने अपनी फर्स्ट लव की तरफ देखा। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी थी। पिछले 3 सालों में आपको इतना परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपके लिए बेस्ट विशेस करता हूँ। इजाबेला मिलर का बदन हल्का सा कांप गया और आखिरकार उसने मुझे सीरियसली देखा। उसकी खूबसूरत आमंड आइज में अब हमेशा वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे इमोशंस का कॉम्प्लेक्स मिक्स था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उसके कुछ कहने से पहले ही मैं मुड़कर चल दिया। ईथन, मुझे लगा था तुम्हारे अंदर थोड़ी बैकबोन है, लेकिन पता चला तुम बस एक स्पाइनलेस कावर्ड हो जो पैसे के लिए सब बेच देता है। 3 साल का रिलेशनशिप 8 मिलियन में बेच दिया। तुम वाकई बेशर्म हो। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। पिछली जिंदगी में इन शब्दों ने मुझे पूरी तरह कंट्रोल से बाहर कर दिया था। मैं उस पर झपटा था और हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। फिर मिलर फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बाहर फेंक दिया था। इस जिंदगी में मुझे उसके लिए सिर्फ हल्की सी दया महसूस हुई। आप गलत है मिस्टर वैंस। पहली बात, ये 10 साल नहीं थे, सिर्फ 3 साल थे। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ मेरी वन साइडेड परसूट थी। तीसरी बात, ये कोई सेल नहीं है, ये चेयरमैन मिलर की तरफ से पिछले 3 सालों की मेरी मेहनत का फेयर कॉम्पनसेशन है। आखिर एक प्रॉपर डोरमैट बनने में भी टाइम और एनर्जी लगती है और 8 मिलियन न ज्यादा है न कम। ये बिल्कुल सही अमाउंट है। मैंने प्राइवेट रूम का भारी लकड़ी का डोर खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मेरे पीछे वाला रूम मौज जैसी खामोशी में डूब गया। होटल के बाहर शाम की धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने चेक निकाला और उस पर लिखे लंबी लाइन वाले जीरोस इतने रियल लग रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए डिग्निटी। मुझे जिंदगी का एक रेयर सेकंड चांस मिला था और इस बार मैं पैसे के अलावा किसी से प्यार नहीं करूंगा। मैं चेक कैश करवाने के लिए सीधा बैंक नहीं गया। आर्थर मिलर जैसा चालाक ओल्ड फॉक्स शायद कोई ट्रिक खेल गया हो, जैसे चेक पर होल्ड लगा देना या बैड चेक लिख देना, सिर्फ मुझे बेवकूफ बनते देखने के लिए। मैंने कैब रोकी और शहर के एक रनडाउन एरिया में अपने रेंटल घर वापस चला गया। 100 स्क्वायर फीट से भी छोटा वो रूम अंधेरा और नमी से भरा हुआ था। हवा में इंस्टेंट नूडल्स, ग्रीज और मिल्ड्यू की तेज स्मेल घुली हुई थी। पिछली जिंदगी में मैंने इसी जगह पर 3 साल गुजारे थे, सिर्फ इजाबेला की यूनिवर्सिटी के करीब रहने के लिए। मैंने अपना 5 साल पुराना लैपटॉप खोला और स्क्रीन बहुत देर तक झिलमिलाती रही, फिर जाकर ऑन हुई। मैंने जल्दी में कुछ नहीं किया, बस कुर्सी पर पीछे टिक गया और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। रीबॉर्न होने के बाद मेरी सबसे बड़ी एसेट क्या थी? इन्फॉर्मेशन। अगले 10 सालों के इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कौन से स्टॉक्स आसमान छुएंगे और कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, मुझे सब कुछ परफेक्टली याद था। मैंने अपना स्टॉक ट्रेडिंग ऐप खोला और स्किलफुली एक टिकर सिंबल टाइप किया, फीनिक्स टेक। मुझे ये बिल्कुल साफ याद था, कल ये अननोन सी कंपनी एक नई चिप टेक्नोलॉजी पेटेंट अनाउंस करेगी और इसका स्टॉक प्राइस $5 पर शेयर से सीधा $200 तक पहुंच जाएगा। मैंने फोन उठाया और इजाबेला का नंबर डायल किया। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने तुम्हारी सारी चीजें पैक कर दी है जो मेरे घर पर थी, वो डोर के पास रखी हैं। जब चाहो किसी को भेज कर ले जाओ। और हाँ, मैं अपना नंबर चेंज कर रहा हूँ, इसलिए दोबारा कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके जवाब देने से पहले ही मैंने कॉल काट दी। सिम कार्ड निकाला, उसे 2 टुकड़े कर दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई थी। अगली सुबह मैं सीधा बैंक गया। मेरी हैरानी के लिए चेक बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर हो गया। जब अकाउंट में लंबी नंबर वाली अमाउंट का टेक्स्ट अलर्ट आया, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मेरी जिंदगी सच में दोबारा शुरू होने वाली है। एक पल की भी देरी किए बिना मैंने पूरे 8 मिलियन अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और फीनिक्स टेक में ऑल इन कर दिया। ब्रोकरेज फर्म से बाहर निकलते ही मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई। अब मुझे सिर्फ चुपचाप वेट करना था। मैं उस सीलन भरे अपार्टमेंट में वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं डाउनटाउन के सबसे बेस्ट होटल गया और एक एग्जीक्यूटिव स्वीट बुक कर लिया। हॉट टब में बैठकर चिल्ड शैंपेन पीते हुए और शहर की भीड़ भाड़ को देखते हुए मुझे सब कुछ थोड़ा सपने जैसा लग रहा था। तभी मेरा फोन एक अननोन नंबर के टेक्स्ट से बीप हुआ। वो इजाबेला थी। ईथन, तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरी दी हुई चीजें फेंक दी? मैंने रिप्लाई नहीं किया और तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। इस जिंदगी में मैं खुद के साथ सही बर्ताव करने वाला था। अगले 1 हफ्ते तक मैंने वही आराम वाली लाइफ जी जो मैंने सिर्फ सपनों में देखी थी। मैं हर दिन देर तक सोता था, होटल के रूफटॉप रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में शानदार ब्रेकफास्ट करता था, दोपहर में जिम में वर्कआउट करता या पूल के पास रिलैक्स करता था और शाम को शिकागो की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करता था। मैंने अपनी सस्ती
टी शर्ट्स और जीन्स को रिप्लेस करके कई परफेक्टली फिटेड कस्टम टेलर्ड सूट्स खरीद लिए। कपड़े वाकई इंसान को बदल देते हैं, ये सच है। पैसे ही आदमी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होते हैं। और फीनिक्स टेक के स्टॉक की बात करें, मैंने उसे चेक करना भी जरूरी नहीं समझा। उस रात मैं कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के लिए एलिजियम गया, जो शिकागो का सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब था। बहुत तेज म्यूजिक मेरे आसपास गूंज रहा था और हवा में पैसे और हार्मोन्स की स्मेल भरी हुई थी। पिछली जिंदगी में मुझे यहाँ एंट्री भी नहीं मिलती, लेकिन अब मैं सबसे बेस्ट बूथ में बैठा था। एक और ड्रिंक मिस्टर हेज। मेरे पास बैठी एक मॉडल मुस्कुराई और मेरे और करीब सरक आई। मैंने उसे स्माइल दी, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही मेरी नजर एक पहचानी हुई शख्सियत पर पड़ी। वो इजाबेला थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? वो केलब वैंस और कुछ और रिच किड्स के साथ ही, जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। केलब किसी बात का जोर जोर से दिखावा कर रहा था, जबकि इजाबेला ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां खड़ी थी, जैसे वो इस शोर शराबे वाली जगह पे फिट ही ना बैठती हो। उसने भी मुझे देख लिया और जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसके चेहरे पर हैरानी, उलझन और बिना छुपाया हुआ डिस्गस्ट एक पल के लिए चमक गया। केलब ने उसकी नजर फॉलो की और उसके चेहरे पर एक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया मजाक उड़ाने वाला स्माइल फैल गया। वो भीड़ को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अरे वाह, अगर ये फेमस लवर बॉय ईथन नहीं है तो और कौन है? क्या बात है, मिस्टर मिलर के 8 मिलियन उड़ाकर मजे कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी की पीक पर पहुंच गए हो? उसके पीछे खड़े लड़के भी हंसने लगे, ताने मारते हुए मुझे चीप आदमी कहने लगे, बोलने लगे कि मैंने 8 मिलियन के लिए खुद को बेच दिया और सारे मर्दों की बेइज्जती कर दी। मेरे पास बैठे दोनों दोस्त बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे और उठकर जाना चाहते थे। मैंने आराम से उनके कंधों पर हाथ रखा। बैठे रहो। मैंने अपना ग्लास उठाया और उसके अंदर विस्की को धीरे धीरे घुमाया। उसकी तरफ देखा तक नहीं। केलेब, मिस्टर वैंस, काफी टाइम हो गया। सुना है वैंस इंडस्ट्रीज के कुछ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स थोड़ी मुश्किल में चल रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और बात जारी रखी। साउथ ईस्ट एशिया वाला तुम्हारा पोर्ट प्रोजेक्ट लोकल पॉलिसी चेंजेस की वजह से फेल हो गया और यूरोप के चिप डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी तुमसे छिन गए। क्या लायन बेयर कैपिटल ने उन्हें ले नहीं लिया? इन दोनों डील्स में कम से कम $500 मिलियन का नुकसान हुआ होगा, है ना? ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली जिंदगी में फाइनेंशियल न्यूज में देखी थी। केलेब के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। ये सब कॉन्फिडेंशियल कंपनी इन्फॉर्मेशन थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाहर किसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए था। तो तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? मैंने ग्लास टेबल पर रखा और पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज ठंडी हो गई। मिस्टर वैंस, तुम खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तुम मेरे टाइम के लायक नहीं हो। मैं खड़ा हो गया। उससे आधा सिर ज्यादा लंबा था और उसे नीचे देखते हुए पूरी नफरत के साथ बोला, हर जगह पागल कुत्ते की तरह भागकर लोगों को काटने की जगह अपनी प्रॉब्लम संभालने की कोशिश क्यों नहीं करते? आसपास की हंसी धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि सब एटमॉस्फेयर का बदलाव महसूस कर चुके थे। केलेब मेरी प्रेजेंस से पूरी तरह दब गया था। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मैंने उसे इग्नोर किया, वॉलेट से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और टेबल पर रख दी। लेडीज, मेरे लिए पार्टी खत्म हो गई है। खुद के लिए कैब लेकर घर चले जाना। इतना कहकर मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और सीधा केलेब के पास से निकल गया। इजाबेला के पास से गुजरते वक्त मैं एक पल के लिए रुक गया। वो मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में जो शौक था वो प्राइवेट रूम से भी ज्यादा था। मैंने उसे एक मतलब भरी स्माइल दी। तुम्हें लोगों को पहचानना सीखना चाहिए इजाबेला। फिर मैं मुड़कर चल दिया, अपनी पीठ बिल्कुल साफ और डिसाइसिव छोड़ते हुए। क्लब से निकलने के बाद मैं होटल वापस नहीं गया, बल्कि सीधा एयरपोर्ट चला गया। डेनवर में मेरी पिछली जिंदगी की बहुत सारी दर्दनाक यादें और जुनून जुड़े हुए थे। अब जब मैंने अपनी पहली असली दौलत कमा ली थी, तो एक नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ गया था। प्लेन सुबह के बहुत जल्दी उड़ा और उसका डेस्टिनेशन था शिकागो। प्लेन में मैंने अपना फोन बंद कर दिया और कंफर्टेबल फर्स्ट क्लास सीट में गहरी नींद सो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो प्लेन पहले ही शिकागो ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर और मौकों से भरी शिकागो की हवा में सांस लेते ही मुझे एनर्जी का एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। मैंने जल्दी में घर खरीदने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने शिकागो रिवर के सबसे लग्जूरियस सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग रिवर फ्रंट में एक लॉन्ग टर्म स्वीट रेंट पर ले लिया। 360 डिग्री पैनोरामिक विंडोज के सामने खड़े होकर और पूरे रिवर वॉक की चमकती हुई नाइट व्यू को देखते हुए मुझे पता था कि यही मेरा असली स्टेज है। अगले दिन मार्केट खुलते ही मेरे ब्रोकर का कॉल आया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मिस्टर हेज, ये ऊपर चला गया है। फीनिक्स टेक अपर लिमिट हिट कर चुका है। मैंने बस शांत सा कहा और इंस्ट्रक्शन दिया, 150 तक पहुंचने से पहले मत बेचना। कॉल काटने के बाद मैंने अपने अगले मूव की प्लानिंग शुरू कर दी। स्टॉक से पैसे कमाना सिर्फ फास्ट कैश था, कोई स्टेबल फाउंडेशन नहीं। मैं अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला था। अपने रिबर्थ की मेमोरीज पर भरोसा करते हुए मुझे बिल्कुल पता था कि आने वाले सालों में डिजिटल हेल्थ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़े बूम बनने वाले हैं। मैंने लगातार एक हफ्ते तक रातों की नींद छोड़कर एक बहुत ही डिटेल बिजनेस प्लान तैयार किया। मैं एक इन्वेस्टमेंट फर्म एस्टैब्लिश करूंगा जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को ढूंढने और फंड करने पर फोकस करेगी। एक महीने बाद बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फीनिक्स टेक का स्टॉक प्राइस $150 पर शेयर तक पहुंच गया। मेरे ब्रोकरेज अकाउंट का फंड शुरुआती $8 मिलियन से बढ़कर $300 मिलियन हो चुका था। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दी और प्रॉफिट सिक्योर कर लिए। इसी सीड कैपिटल के साथ डायनेस्टी कैपिटल ऑफिशियली शिकागो में एस्टैब्लिश हो गई। ऑफिस रिवर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ग्लोबल कॉमर्स टावर की टॉप फ्लोर पर था। मैंने अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू की। मेजर इन्वेस्टमेंट फर्म से टॉप एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा सैलरी
सैलरी और बोनसेस देकर हायर किया। शुरुआत में ये फाइनेंशियल एलिट्स मेरे जैसे अर्ली 20s के लड़के पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने स्टॉक मार्केट की 3 सर्किट ब्रेकर्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए और उन्हें मार्केट शॉर्ट करवाकर सिर्फ एक दिन में $50 मिलियन कमा कर दिए, तब उनकी नजर पूरी तरह बदल गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बहुत बिजी हो गई। एंडलेस मीटिंग्स, अनेक बिजनेस रिपोर्ट्स और पोटेंशियल पार्टनर्स की लगातार स्ट्रीम से भरी हुई। मैं धीरे धीरे डेनवर को भूल गया, इजाबेला को भूल गया और उस बदनसीब पास्ट को भी भूल गया। फिर एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे गोल्ड एम्बॉस्ड इन्विटेशन दिया। मिस्टर हेस, अगले हफ्ते अटलांटा कन्वेंशन सेंटर में एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट है। ऑर्गेनाइजर्स ने पर्सनल इन्विटेशन भेजा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप अटेंड करेंगे। मैंने उसे लिया और कैजुअली देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर को ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट पर पड़ी, मेरी उंगलियां रुक गईं। मिलर कॉर्पोरेशन, वो लोग एक जिद्दी भूत की तरह थे। मेरे लिए इसे डिक्लाइन कर दो। मेरी सेक्रेटरी थोड़ी परेशान लग रही थी। मिस्टर हेस, ये समिट बहुत हाई प्रोफाइल है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से लगभग आधी वहां होंगी, और सबसे बड़ी बात, रीजन के सबसे अमीर आदमी के बेटे मिस्टर झाओ ने स्पेसिफिकली आपकी प्रेजेंस रिक्वेस्ट की है। मैंने कुछ देर सोचा और मान गया। ठीक है, मैं जाऊंगा। एक हफ्ते बाद मैं शेड्यूल के मुताबिक अटलांटा की फ्लाइट में और लैंड करते ही सीधा कन्वेंशन सेंटर पहुंच गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वेन्यू में एंटर करते ही केलिव वैंस तूफान की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखें किसी कोने में घिरे हुए जानवर की तरह लाल थीं। ईथन, तुमने आखिर किया क्या है? चमकते हुए क्रिस्टल शैंडलियर्स के नीचे खड़े केलिव ने मेरे सूट के लपेल्स को कसकर पकड़ लिया। शायद उसे अभी अभी खबर मिली थी कि वैंस फैमिली का पोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। मैंने उसकी कांपती हुई कलाई की तरफ देखा। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक वो वैंस फैमिली का हाई एंड माइटी सक्सेसर था, लेकिन अब मेरी नजर में वो सिर्फ एक बेचारा क्लाउन था। मिस्टर वैंस, ये सूट बहुत महंगा है, शायद अभी आप इसे रिप्लेस करने की हैसियत नहीं रखते। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, हल्का सा प्रेशर लगाया और मोड़ दी। दर्द भरी चीख के साथ केलब ने तुरंत छोड़ दिया और अपनी कलाई पकड़कर मुंह बना लिया। डायनेस्टी कैपिटल? तुम्हें इतना कैपिटल कहां से मिला, और तुम मेरी फैमिली के सीक्रेट्स कैसे जानते हो? इसके लिए मुझे मिस्टर मिलर के $8 मिलियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी वजह से मैं फीनिक्स टेक का मौका पकड़ पाया और आज की डायनेस्टी कैपिटल खड़ी हुई। मेरे कैजुअल वर्ड्स एक तेज चाकू की तरह केलब के दिल में उतर गए। वो वहीं जम गया और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। तभी भीड़ में से इजाबेला एक लंबी व्हाइट ड्रेस पहने हुए बाहर आई। वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ी और उसकी आंखें शॉक और डिसबिलीफ से भरी हुई थी। ईथन, क्या तुम्हें इतना रूथलेस होना जरूरी था? मैं उसकी तरफ मुड़ा। ये चेहरा, जिसे मैंने 3 साल तक दिल से चाहा था, अब एक आम अजनबी के चेहरे जैसा लग रहा था। मिस मिलर, बिजनेस एक वॉर है। जब केलब लगातार मुझे हैरिस और ह्यूमिलिएट कर रहा था, तब आपको नहीं लगता था कि वो रूथलेस है? इजाबेला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। मैंने उन दोनों को इग्नोर किया और सबकी नजरों के बीच हॉल के पिछले हिस्से में बने VIP सेक्शन की तरफ सीधा चला गया। मैं मिस्टर झाओ के पास गया और उनके साथ ग्लासेस क्लिंक किए। हमारी तुरंत ट्यूनिंग बैठ गई और हमने जल्दी ही पार्टनरशिप फाइनलाइज कर ली। डायनेस्टी कैपिटल और झाओ ग्रुप मिलकर एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। मेरे दोस्त, आज की यंग जनरेशन वाकई कमाल की है। तुमने वैंस फैमिली को बिल्कुल उस जगह स्ट्राइक किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैं बस ट्रेंड फॉलो कर रहा था। आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं मिस्टर झाओ। मैंने भी अपना ग्लास उठाकर जवाब दिया। मिस्टर झाओ को विदा करने के बाद मैं वेन्यू से निकलने ही वाला था कि लाउंज का डोर खुला और इजाबेला अंदर आई। बैंक्वेट हॉल वाली उसकी हमेशा की ठंडी पर्सनालिटी गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी थकान और बेचैन गुजारिश थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? बिजनेस की नहीं, बस बात। मैं दोबारा सोफा पर बैठ गया, अपने लिए एक ग्लास पानी डाला और सीधे टोन में बोला, मिस मिलर, मेरी आज आफ्टरनून में एक इंटरनेशनल कॉल आपके पास 3 मिनट है। तुम पहले मुझे ऐसे नहीं बुलाते थे। वो 8 मिलियन, मेरे डैड बस तुम्हारी टेस्टिंग कर रहे थे। उनका तुम्हें दूर भेजने का कोई इरादा नहीं था। सच में? ये सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। टेस्ट? किसी के मुंह पर 8 मिलियन फेंक देना और फिर सिक्योरिटी से उसे बाहर निकलवा देना, ये टेस्ट है? अगर आप सिर्फ इतनी बकवास करने आई हैं मिस मिलर, तो आप जा सकती हैं। इसाबेला वहीं जम गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। मैं खड़ा हुआ, अपनी जैकेट उठाई और सीधा उसके पास से निकल गया। उसके पास से गुजरते वक्त मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। मिस मिलर, फ्यूचर में पर्सनल मैटर्स का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच अब सिर्फ बिजनेस है। शिकागो लौटने के 3 दिन बाद मुझे आर्थर मिलर का कॉल आया। कुछ हफ्ते पहले वाली अथॉरिटी अब उसकी आवाज में नहीं थी। उसकी जगह छिपी न जा सकने वाली घबराहट और गुस्सा था। ईथन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने वैंस फैमिली का प्रोजेक्ट छीन लिया और अब मिलर कॉर्प के आउटस्टैंडिंग शेयर्स खरीद रहे हो। मैं डायनेस्टी कैपिटल के टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा रिवर व्यू देख रहा था और मैंने आराम से कॉल स्पीकर पर डाल दिया। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मिस्टर मिलर, आपने ही मुझे सिखाया था कि बिजनेस में सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। मुझे लगता है मिलर कॉर्प का स्टॉक एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइन की दूसरी तरफ से ग्लास टूटने की आवाज आई। साफ था कि चेयरमैन मिलर अपनी लिमिट पर पहुंच चुके थे। ये बदला है। तुम इजाबेला की वजह से मिलर फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। आप मिस मिलर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बदला नहीं, मैं बस एक प्रॉफिटेबल डील कर रहा हूँ। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया और आर्थर मिलर का नंबर ब्लॉक कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलर कॉर्प के स्टॉक प्राइस के उतार चढ़ाव को देखते हुए मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सालों तक मिलर कॉर्प बाहर से प्रॉस्पेरस दिखता रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था और प्रॉब्लम से भरा हुआ था। उसे गिराने के लिए मुझे सिर्फ एक हल्का सा धक्का देना था और ये दिखने में विशाल बिजनेस एम्पायर टूटकर बिखर जाता। थोड़ी देर बाद मेरी सेक्रेटरी ने नॉक करके एंट्री ली। मिस्टर हेज, मिस इजाबेला मिलर नीचे हैं। वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे मिलना ही है और जितना टाइम लगे वो वेट करेंगी।
मैंने अपनी कलाई पर पहनी पटेक फिलिप को हल्का सा पॉलिश किया और मेरे होठों पर एक मजेदार सी स्माइल आ गई। कुछ हफ्ते पहले तक मैं मिलर फैमिली के फ्रंट गेट के अंदर भी नहीं जा सकता था और आज उनकी सबसे प्यारी बेटी मेरी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर बेचैनी से वेट कर रही थी। उसे वेट करने दो, मैं ये रिपोर्ट खत्म करने के बाद मिलूंगा। 2 घंटे बाद इसाबेला को मेरे ऑफिस में लाया गया। वो पहले से काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसका हमेशा परफेक्ट रहने वाला मेकअप भी उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स और थकान को नहीं छुपा पा रहा था। उसने हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ था, मिलर कॉर्पोरेशन का फाइनल रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। ईथन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। मेरे फादर की हेल्थ अच्छी नहीं। अगर मिलर कॉर्प कोलैप्स हो गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी चेयर घुमाकर उस आइस क्वीन की तरफ मुड़ा जो कभी मेरे लिए पहुंच से बाहर थी, लेकिन अब मुझे उसके लिए सिर्फ तुच्छता महसूस हो रही थी। मिस मिलर, अगर आप भीख मांगने आई हैं तो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। मुझे आपके हाथ में पकड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मिलर कॉर्प को बचा लो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मान लूंगी। सच में? मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ चलने लगा। वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गई और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। मैंने उसके हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा किया, उसे झटके से छीना और सीधा श्रेडर में डाल दिया। मुझे मिलर कॉर्पोरेशन में 51% कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए और आर्थर मिलर को पब्लिकली मुझसे माफी मांगनी होगी। ये नामुमकिन है। मेरे फादर कभी भी इन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। मैं दोबारा अपनी डेस्क के पीछे बैठ गया और मेरी नजर तेज और ठंडी हो गई। नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए डिस्कस करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मिस मिलर, अगर कल मार्केट क्लोज होने तक आप एग्री नहीं करती हैं तो मिलर फैमिली सिर्फ कंपनी ही नहीं खोएगी बल्कि बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले भी दब जाएगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही झेलने होंगे। इसाबेला कुर्सी पर गिर सी गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई शैतान हूँ। बाहर निकलो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने ठंडे लहजे में उसे निकल जाने का ऑर्डर दिया। इसाबेला लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर चली गई। कुछ दिन बाद अपनी रोल्स रॉयस में बैठा हुआ मैं मिलर कॉर्प बिल्डिंग के नीचे जमा क्रेडिटर्स की बड़ी भीड़ को देख रहा था और मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आर्थर मिलर शायद अभी अपने ऑफिस में छुपा हुआ था, पागलों की तरह अपने सो कॉल्ड पुराने दोस्तों को कॉल कर रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। कार के ब्लूटूथ से लिसनिंग डिवाइस की रिकॉर्डिंग चल रही थी। ओल्डी, मैंने ही तुम्हें ऊपर उठाया था। अब मैं सिर्फ तुम्हारे मिलर शेयर्स मांग रहा हूँ और तुम मुझे मार्केट प्राइस की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जमीर नहीं है? ये सुनकर मेरे होंठों पर एक ठंडी स्माइल आ गई। आर्थर मिलर अब भी नहीं समझ पाया था कि बिजनेस की दुनिया में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और मैंने ओल्डी को मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा ऑफर दिया था। उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। अगर चेयरमैन मिलर माफी नहीं मांगना चाहते तो प्रेशर और बढ़ा देते हैं। मैंने फोन पर इंस्ट्रक्शन दिया। कॉल काटने के बाद मैंने अपनी सेक्रेटरी को प्लान का फेज 2 शुरू करने का सिग्नल दिया। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मिलर कॉर्प के अलेज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड और टैक्स इवेजन की खबर हर मेजर फाइनेंशियल पब्लिकेशन की हेडलाइंस बन गई। ये उन बड़े गिफ्ट्स में से एक था जो मैंने पहले से तैयार कर रखे थे। ये इम्पॉसिबल है। इन अकाउंट्स के बारे में सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ही जानते हैं। इथन, तुम्हें ये सब कैसे मिला? आर्थर मिलर की बेचैन गरज लिसनिंग डिवाइस से सुनाई दी। मैं सुनता रहा बिना किसी इमोशन के। मिस्टर मिलर, ये तो बस शुरुआत है, मैंने धीरे से खुद से कहा। मिलर कॉर्प का स्टॉक तेजी से गिर गया और डेली लिमिट डाउन हिट कर गया। सिर्फ 1 घंटे में उसकी मार्केट वैल्यू से $1 बिलियन से भी ज्यादा उड़ गए। शाम तक शिकागो में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें कार की खिड़की पर जोर जोर से पड़ रही थी और रैटलिंग हाउंड कर रही थी। जब मैं ब्लैक अम्ब्रेला के नीचे ग्लोबल कॉमर्स टावर से बाहर निकला तभी मेरी नजर तुरंत इसाबेला पर पड़ी जो बारिश में खड़ी थी। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था और वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। उसकी कभी प्राउड रहने वाली पोस्चर अब झुक चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे कुछ फीट दूर ही रोक दिया। ईथन, प्लीज मेरे फादर से मिल लो, उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। वो तुमसे पर्सनली माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं रुक गया और बारिश के पर्दे के पार उसे देखा। पानी उसके गालों से बह रहा था। ये बता पाना नामुमकिन था कि वो बारिश थी या आंसू। अगर सिर्फ माफी काफी होती तो फिर पुलिस की क्या जरूरत पड़ती? घर जाओ मिस मिलर, यहाँ कोई मेलोड्रामा मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम पहले ऐसे नहीं थे। अगर मुझे हल्का सा कोल्ड भी हो जाता था तो तुम दिनों तक परेशान रहते थे। तुम इतने कोल्ड ब्लडेड कैसे बन गए? क्योंकि जो ईथन तुम्हारी परवाह करता था वो उस अंधेरी गली में एक बार पहले ही मर चुका है। जो आदमी अब यहाँ खड़ा है उसकी नजर सिर्फ पैसे पर है, इमोशंस पर नहीं। मैं उसके पास से निकलकर कर्ब के पास खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे इजाबेला ने बेचैनी से पुकारा और कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। ईथन, अगर तुम मिलर फैमिली को बख्श दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, चाहे तुमसे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। मुझसे शादी? मिस मिलर, आपकी करंट नेटवर्थ के साथ तो आप डायनेस्टी कैपिटल में रिसेप्शनिस्ट बनने के लायक भी नहीं है। कार का डोर जोर से बंद हुआ और हवा, बारिश और उसकी चीखों को बाहर ही काट दिया। मिलर कॉर्प की शेयर होल्डर्स मीटिंग शेड्यूल के मुताबिक हुई। जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खोला, शोर मचाता हुआ रूम एक पल में खामोश हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैं सीधा टेबल के हेड पर गया, उस सीट पर जो अल्टीमेट पावर की निशानी थी। ये सीट पहले आर्थर मिलर की थी लेकिन अब मेरी थी। मिस्टर हेज, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सब शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ही मिलर कॉर्प को लीड करेंगे। एक उत्सुक शेयर होल्डर जल्दी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी स्माइल चिपकी हुई थी। ये पुराने फॉक्सेस अपना रंग किताब का पेज पलटने से भी तेज बदल लेते हैं। मैंने अपने सामने रखी फाइल खोली। सब
पर एक नजर डाली और ठंडे बिना सवाल उठाए जा सकने वाले टोन में बोला, आज से ये कंपनी मिलर कॉर्पोरेशन नहीं कहलाएगी, इसका नाम डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज होगा। मिलर फैमिली के सारे डायरेक्ट रिलेटिव्स को 1 घंटे के अंदर कंपनी छोड़नी होगी और अपने ऑफिसेस खाली करने होंगे। जैसे ही मैंने बात खत्म की, रूम के एक कोने में हंगामा मच गया। इजाबेला का कजन अंदर घुसता हुआ आया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ईथन, तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? ये मेरी फैमिली की कंपनी है, तुम बस एक लकी अपस्टार्ट हो, मुझे छोड़ो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उसे एक बेचारे छोटे चिक की तरह घसीटकर बाहर ले गए। उसकी गालियां हॉलवे में गूंजती रहीं, लेकिन एक भी शेयर होल्डर उसके सपोर्ट में बोलने की हिम्मत न कर सका। मैंने अपना सर घुमाकर इजाबेला की तरफ देखा, जो टेबल के सबसे दूर वाले कोने पर बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था और उसके हाथ कसकर बंद थे। मिला, पुराने वक्त की खातिर मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया है, अपने फादर को लेकर वहां शिफ्ट हो जाओ, कम से कम सड़क पर तो नहीं आना पड़ेगा। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी थी, उसमें जरा भी दया नहीं थी। इजाबेला ने धीरे से सर उठाया, उसकी आंखें एक पपेट की तरह खाली लग रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी हुई और चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। मैं टेरेस पर खड़ा था। शिकागो रिवर का नाइट व्यू मेरे सामने फैला हुआ था। मिलर फैमिली के कोलैप्स ने पूरे शहर के फाइनेंशियल सर्कल्स में हलचल मचा दी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे एम्पायर की बुनियाद का सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था। मेरे दोस्त, तुमने मिलर अफेयर को बहुत साफ तरीके से हैंडल किया, लेकिन जिस चिप इंडस्ट्रियल पार्क की लैंड पर तुम्हारी नजर है, उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। क्या आपने कुछ सुना है मिस्टर झाओ? मिस्टर झाओ ने पास की टेबल की तरफ इशारा किया, जहां एक औरत बैठी हुई थी। उसकी नजर नंगी तलवार की तरह तेज थी और उसके आसपास एक ऐसा ऑरा था जिसके करीब जाना आसान नहीं लगता था। वो क्लोए स्टर्लिंग है, न्यूयॉर्क स्टर्लिंग कंग्लोमरेट की हेड और अगले 10 सालों तक एआई फील्ड की अनडिस्प्यूटेड क्वीन। स्टर्लिंग फैमिली की नजर भी उस चिप प्रोजेक्ट पर है। लोग उसे क्रिम्सन विच कहते हैं और उसके मेथड्स तुम्हारी सोच से भी ज्यादा रूथलेस हैं। जब ओपोनेंट बहुत वीक हो तो मजा नहीं आता। जैसे ही उसने मेरी नजर महसूस की, क्लोए ने धीरे से अपना सर घुमाया और अपना ग्लास मेरी तरफ उठाया। उसके होठों पर एक स्माइल थी जिसमें बिना छुपाया हुआ स्क्रूटनी और प्रोवोकेशन था। मेरी पिछली जिंदगी में स्टर्लिंग कंग्लोमरेट ने शिकागो मार्केट में एंट्री करने के लिए 3 साल और लिए थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे रीबर्थ से बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होगा और ये इतनी पावरफुल ओपोनेंट शेड्यूल से पहले ही सामने आ जाएगी। मैंने भी उसे एक पोलाइट स्माइल दी और फिर मुड़कर वहां से चला गया। मिलर फैमिली से रिलेटेड हैंडओवर प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद पता नहीं क्यों मैं गाड़ी चलाकर वापस उस रन डाउन एरिया में पहुंच गया जहां मैं पहले रहता था। वहां अब भी वही अंधेरा और नमी थी और तंग गलियों में खाने और धुएं की तेज स्मेल भरी हुई थी। गली के एंट्रेंस की तरफ नजर गई तो मैंने एक पहचानी हुई शख्सियत को एक भारी कार्डबोर्ड बॉक्स उठाते हुए स्ट्रगल करते देखा। वो इजाबेला थी। मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर में मैं उसी जगह रहूंगी जहां तुम रहते थे। क्या यही तुम्हारा रिवेंज था? वो चिल्दी हुई और दाग लगी दीवार के सहारे खड़ी थी, हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का एक सस्ता पैकेट पकड़े हुए। ग्रेट मिलर हैरिस, जो कभी टॉप टियर रेस्टोरेंट के अलावा कहीं कदम नहीं रखती थी, अब अपने लैंडलॉर्ड से $100 के रेंट के लिए बहस कर रही थी। मैंने कभी रिवेंज नहीं चाहा, मैंने सिर्फ वही वापस लिया जो हक से मेरा था। और तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ईथन, अगर तुमने उस वक्त वो चेक एक्सेप्ट ना किया होता, अगर तुम रिबॉर्न ना हुए होते, तो क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी प्यार करते? ये सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर हल्की सी हंसी निकल गई। पिछली जिंदगी में ये सवाल मुझे अनेक रातों तक सताता रहा था, लेकिन अब ये कितना कमजोर और बेअसर लग रहा था। कोई अगर मगर नहीं होते मिस मिलर, कोई भी हमेशा पास्ट में जीकर नहीं रह सकता। मैंने अपनी पॉकेट से कैश की एक गड्डी निकाली और उसके बॉक्स के ऊपर रख दी। ये कोई पिटी नहीं है, ये एक क्लीन ब्रेक है। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, दोबारा मुझे मत दिखना। मैं मुड़कर गली के आखिरी सिरे पर खड़ी लग्जरी कार की तरफ चल दिया। मेरे पीछे इजाबेला की दबी हुई सिसकियां उस तंग गली में गूंज रही थी। शिकागो के आसमान पर बादल नीचे झुके हुए थे और माहौल को और भी भारी बना रहे थे। टी रूम में क्लोई मेरे सामने बैठी थी। उसने अपना सिग्नेचर ब्लैक सूट छोड़कर डीप पर्पल चेयोंग साम पहना था, जिससे वो काफी जेंटल और एलिगेंट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की अग्रेशन जरा भी कम नहीं हुई थी। वो नीचे देखकर टी सेट प्रिपेयर कर रही थी। उबलता हुआ पानी पॉट में गिर रहा था और उससे भाप के हल्के हल्के धुएं उठ रहे थे। मिस्टर हेज, सुना है आपने उस चिप मैन्युफैक्चरिंग लैंड को हासिल करने के लिए मिलर फैमिली को पूरी तरह क्रश कर दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी है मिस स्टर्लिंग, लेकिन वो बस एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन था, किसी को क्रश करने जैसा ड्रामेटिक कुछ नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में क्लोए बिजनेस वर्ल्ड में अपनी रूथलेसनेस के लिए मशहूर थी। वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का यूज करके अपने अपोनेंट्स को कॉर्नर करने में एक्सपर्ट थी। बदकिस्मती से उसके लिए आज उसका सामना मुझसे था, एक ऐसे आदमी से जिसके पास 10 साल की फ्यूचर नॉलेज थी। उसकी सारी स्कीम्स मेरे सामने बेकार थी। स्टर्लिंग कंग्लोमरेट उस चिप प्रोजेक्ट को जीतने के लिए डिटरमिन्ड है। बिडिंग से विड्रॉ होने की अपनी प्राइस बताइए। मिस स्टर्लिंग, क्या आपको लगता है कि मुझे पैसे की कमी है? वो एक पल के लिए हैरान रह गई। शायद उसे इतने सीधे रिफ्यूजल की उम्मीद नहीं थी। उसने जरूर मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट की होगी। उसकी फाइल्स में मैं अब भी वही गरीब लड़का था जो $8 मिलियन के चेक के लिए अपनी डिग्निटी बेच देता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेरी भूख अब उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। ईथन, बिजनेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर चलता है। स्टर्लिंग फैमिली को ऑफेंड करना तुम्हारी डायनेस्टी कैपिटल के लिए अच्छा नहीं होगा। मिस स्टर्लिंग, मेरी एक खास कमी है। जितना ज्यादा कोई कहता है कि किसी चीज को मत छुओ, उतना ही ज्यादा मेरा मन उसे ट्राई करने का करता है। टी रूम का एटमॉस्फेयर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्लोए ने अपनी चाय को हाथ तक नहीं लगाया। वो अचानक खड़ी हो गई और उसकी हील्स की आवाज वुडन फ्लोर पर तेज और ठंडी गूंज
गूंज उठी। डोर के पास रुककर उसने अपना सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। मुझे उम्मीद है तुम्हारी बैकबोन अगले हफ्ते की ऑक्शन तक बनी रहेगी। डोर जोर से बंद हो गया। मैंने अपना टी कप टेबल पर रखा और बाहर घूमते हुए बादलों को देखने लगा। स्टर्लिंग कंग्लोमरेट की इन्वॉल्वमेंट वाकई एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे दिमाग में मौजूद फ्यूचर टाइमलाइन के मुताबिक अगले हफ्ते क्लोए को एक फेल्ड ओवरसीज एक्विजिशन की वजह से सीवियर कैश फ्लो क्राइसिस फेस करना था। वही मेरा ट्रम्प कार्ड था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर अजीब तरह से खामोश था और हवा में डिसइंफेक्टेंट की स्मेल घुली हुई थी। मैंने हॉस्पिटल रूम का डोर खोला और आर्थर मिलर को बेड पर लेटा हुआ देखा। उसकी नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही उसका काफी वजन कम हो गया था और उसके काले बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। इज़ाबेला बेड के पास बैठी थी और अनाड़ी तरीके से एक एप्पल छील रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?